मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे रशियन रेवोल्यूशन के बाद रशिया में जो चेंजेस हुए थे और उसके बाद जो सिविल वॉर की कंडीशन क्रिएट हुई थी रशिया में, हम उसके विषय में बातचीत कर रहे थे। सिविल वॉर में क्या था ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। रूलिंग पार्टी थी उस समय बोल्शेविक्स जिसको लीड कर रहे थे। इस रूलिंग पार्टी के हेड थे कौन? इस बोल्शेविक पार्टी के हेड थे कौन? व्लादिमीर लेनिन। और इनको कहा गया रेड्स। ठीक है, क्या कहा गया? रेड्स। और ये जो सिविल वॉर चल रहा था वो किन के बीच में था? सिविल वॉर जो है इन रेड्स के बीच में, और साथ में यहाँ थे सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज जिनको कहा गया ग्रीन्स। और कौन था? इसके अलावा थे प्रोजारिस्ट, इनको कहा गया वाइट्स। देखो इसको अच्छे से समझ लीजिए। बोल्शेविक पार्टी इसकी इस समय रूस में सरकार थी, रशिया में, जो कि अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद बनी थी। रेवोल्यूशन लेनिन की लीडरशिप में इन्हीं लोगों ने किया था। उसके बाद हमने देखा कि बैंक इन्होंने नेशनलाइज किए और लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट कर दी, जिसकी वजह से क्या हुआ, जब लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ तो जो आर्मी के जो सोल्जर्स वगैरह थे रशियन आर्मी के, जो बोल्शेविक गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे थे, वो आर्मी छोड़ करके अपने गांव जाने लगे। उनको लगा कि लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है, अब ज़मीन मिलेगी तो हम अब खेती करेंगे, क्योंकि उससे पहले वर्ल्ड वॉर 1 में लगातार वो एंगेज्ड थे तो उससे थक गए थे। अब वो और ज़्यादा आर्मी में रहना नहीं चाहते थे तो चले गए। इस तरीके से जो बोल्शेविक पार्टी की यानी गवर्नमेंट की देश की जो आर्मी थी वो थोड़ी वीक हो गई थी, वो टूटने लगी थी। एक बात। दूसरी चीज़, कुछ ऐसे काम भी थे जैसे इन्होंने क्या किया था, जो लार्ज हाउसेस थे उनको भी रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जिन फैमिलीज़ के पास बहुत बड़े घर बने हुए थे लेकिन मेंबर्स उसमें 2 या 3 ही थे रहने वाले, तो इन्होंने क्या किया था, उन हाउसेस को भी अकॉर्डिंग टू द नीड्स, अकॉर्डिंग टू द लार्ज और स्मॉल फैमिलीज़ के अकॉर्डिंग उनको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यानी किसी के पास अगर बहुत बड़ा घर है लेकिन रहने वाले उसमें 2 या 3 ही लोग हैं, तो वो घर उससे लेकर के जिनकी बड़ी फैमिली है उनको दे दिया और इनको छोटा कर दे दिया। मतलब इक्वलिटी लाने की एक कोशिश की थी। तो इस चीज़ से भी इनका जो सपोर्ट है पब्लिक में वो धीरे धीरे जा रहा था। दूसरी तरफ इनके अपोजिशन में जो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज थे, जैसे मेंशेविक थे, इसके अलावा और लोग भी थे, लिबरल्स वगैरह थे, रेडिकल्स थे, और साथ में प्रोजारिस्ट यानी ये वाइट्स कहते थे अपने आप, यानी कंजर्वेटिव्स। जो सबसे पहले जो रूल था, जार का जो रूल था, उसके जो साथी थे यानी जो रॉयल किंगडम को सपोर्ट करते थे वो सारे लोग, तो ये वाइट्स कहते थे। तो इन्होंने मिल करके, इनके सपोर्टिव भी कुछ सोल्जर्स थे, कुछ आर्मी इनके पास भी थी, तो वो ये बोल्शेविक पार्टी के अगेंस्ट रिवोल्यूशन करना चाहते थे, इसको हटाना चाहते थे और वापस से पहले जैसी कंडीशन क्रिएट करना चाहते थे। तो इसीलिए रशिया के अंदर ही अब एक युद्ध शुरू हुआ सरकार के बीच में, जो बोल्शेविक पार्टी की गवर्नमेंट थी उनके बीच में, और साथ में जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उनके बीच में। और इनको बाहर से जो है हेल्प कौन दे रहा था ये मैंने आपको बता दिया था। अमेरिका, फ्रांस, ठीक है, जापान, ये वो कंट्रीज़ थी जिन्होंने अपनी आर्मीज़, अपने ट्रूप्स इन्होंने भेज दिए। किसकी हेल्प के लिए? इन लोगों की हेल्प के लिए भेज दिए कि आप जाओ और इनसे लड़ी रहे हो तो आपकी हेल्प हम कर देते हैं। इन्होंने अपनी सेनाएं भेज दी रशिया में इनकी हेल्प के लिए कि जाइए हेल्प कीजिए, जिससे ये बोल्शेविक पार्टी जो है वो हार जाए और वापस किसका, ज़ार का जो रूल है वो एस्टेब्लिश हो जाएगा। अच्छा, इन्होंने हेल्प क्यों की अपने पास से? इन्होंने हेल्प इसलिए की क्योंकि ये बोल्शेविक पार्टी ही लेकर के आई थी रशिया को, जो सोशलिस्ट बना रही थी धीरे धीरे। तो जो सोशलिज्म इतनी तेज़ी से रशिया में फैल रहा था, तो इनको लगा, यहाँ अमेरिका में, फ्रांस में, जापान में, इन सभी देशों में इनको लगा अगर हमारे यहाँ भी रशिया की तरह इसका इम्पैक्ट पड़ा, यानी हमारे यहाँ भी अगर सोशलिज्म स्प्रेड हुआ लोगों में, तो हमारे यहाँ के लोग भी यहाँ, जैसे यहाँ अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ, उसी तरीके का रेवोल्यूशन हमारे यहाँ की पब्लिक भी कर सकती है और वो भी विरोध कर सकती है। प्राइवेट प्रॉपर्टी का सारी चीज़ें गवर्नमेंट करने के लिए, गवर्नमेंट कंट्रोल में लाने के लिए बोल सकती है। तो इसीलिए यहाँ का जो कॉरपोरेट वर्ल्ड था, यहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनको डर था, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाया और तब यहाँ की जो सरकार है, या यहाँ भी उस समय राजाओं का ही रूल हुआ करता था, तो उनको लगा हमारा भी जो रॉयल, जो हमारा शासन है, जो पावर है, वो चली जाएगी। इसीलिए उन्होंने यहाँ पर कोशिश की इनकी कि ये लड़े। डायरेक्ट इनमें से कोई भी नहीं लड़ रहा। अमेरिका, फ्रांस, जापान, इनमें से कोई भी कंट्री रशिया से, बोल्शेविक पार्टी से, बोल्शेविक गवर्नमेंट से सीधे नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि इनके अपने ही देश में जो विरोधी हैं उनकी हेल्प बस कर दे
कर रहे हैं। तो इनके और इनके बीच में ये युद्ध यानी सिविल वॉर जो है वो स्टार्ट हो गया, काफ़ी लंबे समय तक चला। ठीक है, शुरू में कुछ नुकसान हुए, बहुत से ऐसे एरिया थे 1918 के आसपास, 1919 के समय के इन एरियाज़ में जो प्रोजारिस्ट या जो रिवोल्यूशनरीज़ ये जो लोग थे, जहाँ पर वो जो किसान थे, जो पीजेंट्स थे, जिनको सरकार ने क्या दी थी, नोबल से लेकर के ज़मीन दे दी थी, वो तो उन किसानों के साथ इन्होंने बहुत ही ब्रूटल बिहेवियर किया, बहुत सारे किसानों को टॉर्चर किया, उनको मारा जिन्होंने इनकी ज़मीन ले ली थी, क्योंकि इसमें नोबल्स भी इंक्लूडेड थे जिनकी ज़मीन किसानों को दी गई थी सरकार के थ्रू। तो उनके साथ बहुत ख़राब व्यवहार किया। तो शुरू में तो इन्हें पब्लिक सपोर्ट मिला, लेकिन जब इन्होंने जिनको ज़मीन सरकार ने नोबल्स से लेकर के दे दी थी, जब इन सब ने मिल करके उन किसानों को टॉर्चर करना शुरू किया, उनको मारना शुरू किया, तो पब्लिक में 1920 तक इनका जो सपोर्ट है वो डिक्लाइन हो गया। यानी इनका जो पब्लिक में इन्हें शुरू में बोल्शेविक के अगेंस्ट जो सपोर्ट मिला, वो सपोर्ट अब नीचे जाने लगा, इनका सपोर्ट वापस से नीचे जाने लगा। पब्लिक ने इनको सपोर्ट करना बंद कर दिया, क्योंकि इनका जो तरीका था वो गलत था। ये किसानों को मार रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे, केवल इसलिए कि उन्होंने इनकी ज़मीन ले ली थी। इनकी क्या वो ज़मीन वास्तव में हमेशा से किसानों की थी, लेकिन जब रिवोल्यूशन के बाद सरकार चेंज हुई तो इस बोल्शेविक गवर्नमेंट ने नोबल से यानी इन सब से वो सारी ज़मीन लेके किसानों को दे दी थी। तो वो ज़मीन वापस लेने के लिए इन्होंने किसानों के साथ बहुत ख़राब व्यवहार किया, टॉर्चर किया, बहुत से किसानों को मारा, जिसकी वजह से 1920 आते आते इनका सपोर्ट नीचे चला गया। और जब इनका सपोर्ट नीचे गया तो इधर बोल्शेविक पार्टी या बोल्शेविक्स जो थे, इनकी जो ट्रूप्स थे, इनकी जो सेनाएं थी, उन्होंने धीरे धीरे वापस जो सारे एरिया लड़ने के समय इन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिए थे, रशिया के बहुत से एरियाज़ इन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिए थे सिविल वॉर के दौरान। लेकिन 1920 दिसंबर 1920 आते आते बोल्शेविक पार्टी ने वापस से जो भी फॉर्मर रशियन एम्पायर, जो शुरू में पूरा रशियन एम्पायर था अक्टूबर रेवोल्यूशन के दौरान, वो पूरा रशियन एम्पायर वापस से अपने कंट्रोल में ले लिया। यानी इस सिविल वॉर में ये लोग जो थे वो अनसक्सेसफुल हो गए और बोल्शेविक गवर्नमेंट अपनी गवर्नमेंट बनाए रखने में, अपनी पावर बनाए रखने में कामयाब हो गई और रशियन जो एम्पायर था उसको वापस से अपने कब्जे में पूरी तरीके से ले लिया। अब गवर्नमेंट अच्छे से यहाँ पर एस्टेब्लिश हो गई, सिविल वॉर ओवर हो गया। जब रशियन एम्पायर वापस लिया, ठीक है, रशियन एम्पायर जब पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया इस सिविल वॉर के बाद, या बेसिकली हम देखें तो इस सिविल वॉर को गवर्नमेंट कंट्रोल करने में सक्सेसफुल हो गई। कौन सी? बोल्शेविक गवर्नमेंट, व्लादिमीर लेनिन जिसके हेड थे। और इन्होंने अब रशियन एम्पायर को क्या बना दिया, रशियन एम्पायर का नाम अब चेंज हुआ और रशियन एम्पायर क्या बन गया, रशियन एम्पायर रिनेम्ड एज, इसको रिनेम किया रशियन एम्पायर को, और इसका नाम अब जो बना वो बना यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। शॉर्ट में इसको कहा जाता है USSR। ठीक है, आज जो रशिया है, हाँ, आज हम रशिया को केवल रशिया के नाम से जानते हैं, लेकिन वास्तव में रशिया पहले केवल रशिया ना होकर के उसको USSR कहा जाता था, यानी यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यानी जितने भी सोवियत्स हैं उन सब का यूनियन, जितने भी सोशलिस्ट यूनियन हैं उन सब का पूरा जो ग्रुप है वो ऑफ रशिया, यानी यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, ये यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ रशिया, ये पूरा एक इस तरीके से था। और ये इसलिए था क्योंकि रशियन एम्पायर बहुत बड़ा था और रशियन एम्पायर में केवल रशिया के लोग ही शामिल नहीं थे, बल्कि कुछ और कंट्रीज़ भी उस समय रशिया का ही हिस्सा थी। जैसे आज का जो पोलैंड है वो उस समय रशिया का पार्ट था। इसके अलावा सेंट्रल एशिया के जैसे जॉर्डन वगैरह या रोमेनिया जो हैं वो सब रशिया का ही हिस्सा थे। यूक्रेन वगैरह जो आज के हैं वो सब रशिया का ही पार्ट हुआ करते थे। वास्तव में ये अगर अपने ओरिजिन से देखें तो ये यहाँ के जो लोग थे वो वास्तव में मूल निवासी रशिया के नहीं थे, लेकिन ये क्या थे, रशिया की कॉलोनी थे। जैसे इंडिया जो था 1947 से पहले, यानी 1947 से पहले हम कॉलोनी थे किसके, ब्रिटिश एम्पायर के। यानी ब्रिटिश एम्पायर इतना बड़ा था, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक जा रहा था, यानी कि वास्तव में यूरोपियन कंट्री था ब्रिटेन, इंग्लैंड, लेकिन
उसके कंट्रोल में कौन था? इंडिया। तो उस समय हम भी इंडियन ना होकर के ब्रिटिश इंडियन थे। जब हम आज़ाद हो गए, हमारी सोवेरेंटी हमारी अपनी रही, हमारा अपना एक स्वतंत्र देश बना, जब हमने स्वतंत्रता प्राप्त की तो उसके बाद हम प्रॉपर इंडियन रहे, या उससे ब्रिटिशर्स के आने से पहले थे। ठीक है। तो अभी जो यहाँ क्या था, जैसे आज यूनिफाइड कंट्री होती हैं, सेपरेट कंट्री होती हैं, ऐसी कंट्रीज़ नहीं थी। उस समय क्या था, कई देशों को मिला करके पूरा एक एम्पायर बनता था, जिसमें कोई एक पावरफुल कंट्री होता था जो बाकी कंट्रीज़ पर कंट्रोल करके पूरा अपना एक राज्य बनाता था। भारत में भी इसी तरह के एम्पायर थे। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में देखें तो इंडिया तो था ही, लेकिन इंडिया के आसपास जैसे काबुल है, अफ़गानिस्तान है, तो ये भी भारत का ही हिस्सा था। ठीक है। अफ़गानिस्तान, नेपाल या आसपास के जो भी एरियाज़ जो आज हैं वो सब कभी भारत में ही हुआ करते थे, क्योंकि वो पूरा एम्पायर बनाया था। यानी अपनी मेन लैंड तो रहती है, लेकिन आसपास की जो कंट्रीज़ हैं उनको कॉलोनाइज़ किया जाता है, उन पर भी अपना कंट्रोल किया जाता है। तो ऐसे ही रशियन एम्पायर बहुत बड़ा एम्पायर था। आज के बहुत सारे कंट्री जो अलग हैं, इंडिपेंडेंट हैं, वो उस समय रशिया का ही पार्ट हुआ करते थे। वास्तव में वो रशियन नेशनैलिटी के नहीं थे, मतलब वास्तव में वो रशियन नागरिक नहीं थे, लेकिन रशिया के कंट्रोल में थे, रशियन एम्पायर के कंट्रोल में थे। तो इसीलिए उसका पूरे इतने बड़े रशियन एम्पायर का नाम रखा यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये नाम क्यों रखा होगा? क्योंकि ये गवर्नमेंट कैसी थी, सोवियत से मिलकर के ही बनी थी, जो ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स थी, यानी पूरे रशिया में बहुत सारी सोवियत थी, उन सब का जो ग्रुप था वही। ठीक। तो यूएसएसआर इस तरीके से इसको रिनेम कर दिया। अब इस सिविल वॉर में इसको सक्सेस इसलिए भी मिली क्योंकि इनको हेल्प मिली किसकी? नॉन रशियन नेशनलिस्ट की। किसकी हेल्प मिली इनको? नॉन रशियन नेशनलिस्ट की इनको हेल्प मिल गई। इस युद्ध में जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे उनकी हेल्प इनको मिली। नॉन रशियन नेशनलिस्ट कौन से थे? जैसे मुस्लिम जदीदिस्ट, जो मुस्लिम यजीदी थे, उनकी जो जदीदिस्ट थे उनकी हेल्प भी इनको इस सिविल वॉर में मिली। यानी ये जो मुस्लिम जो नॉन रशियन थे, मतलब वास्तव में रशिया के नागरिक नहीं थे, लेकिन ये वो एरियाज़ थे जो कंट्रोल में थे किसके? रशियन एम्पायर का ही हिस्सा थे, इनकी अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं थी। तो इन्होंने बोल्शेविक गवर्नमेंट का साथ इस सिविल वॉर में दिया। बोल्शेविक गवर्नमेंट का साथ इन्होंने सिविल वॉर में इसलिए दिया क्योंकि था ये कि शुरू में जो था बोल्शेविक गवर्नमेंट जब बनी, जब सोशलिस्ट आइडियाज़ जब सब में फैले, तो बोल्शेविक गवर्नमेंट ने इनको दे दी थी क्या? इनको पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे दी। बिल्कुल इंडिया जैसा हिसाब है यहाँ पर, अभी आपको समझा दूंगा कैसे। इनको क्या दी? पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे दी। पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे दी मतलब कहने का ये है कि जैसे अगर यूक्रेन है तो यूक्रेन रशिया के कंट्रोल में है, लेकिन वहाँ के लोग यूक्रेनियन हैं, ना कि रशियन हैं। लेकिन फ़िलहाल वो किसके कंट्रोल में है? रशिया के कंट्रोल में है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे 1947 से पहले इंडिया जो था वो ब्रिटेन के कंट्रोल में था, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था। इसको ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। तो हम थे तो मूल रूप से भारतीय, लेकिन हम अपनी मर्जी से अपनी सरकार, अपना शासन नहीं चला सकते थे, पॉलिटिकल ऑटोनॉमी नहीं थी। तो उन सभी एरियाज़ में जो भी कॉलोनीज़ थी रशिया की, यानी रशिया के कंट्रोल में थी, रशियन एम्पायर के कंट्रोल में थी, वहाँ बोल्शेविक पार्टी ने क्या किया? उनको छूट दे दी कि अपने एरियाज़ में आप अपनी सरकार जो है वो बना सकते हैं, चला सकते हैं, सेल्फ रूल कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल जो है वो उसके ऊपर रशिया का ही रहेगा। तो शुरू में तो ये चीज़ इन लोगों को अच्छी लगी और इन्होंने सपोर्ट किया बोल्शेविक को। लेकिन जैसे जैसे जब ये सिविल वॉर जीत गई बोल्शेविक पार्टी, तो लेटर ऑन जो है उनकी जो सेल्फ रूल करने की उनको ऑटोनॉमी तो दे दी, उनको अधिकार दे दिया कि आप जो है अपनी सरकार खुद चलाइए। लेकिन कुछ नेशनलिस्ट एरिया, कुछ नॉन रशियन नेशनलिस्ट एरिया ऐसे भी थे जहाँ पर जो बाकी कंट्रीज़ के लोग थे जो रशियन एम्पायर के कंट्रोल में थे, तो वहाँ सोशलिज्म के नाम पर बहुत सारे लोगों को मारा गया बोल्शेविक मेंबर्स के द्वारा, बोल्शेविक पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर्स के द्वारा। बहुत सारे ऐसे जो नॉन रशियन नेशनलिटीज़ थी, कॉलोनीज़ थी, उनमें बहुत सारे लोगों को मारा गया, जिसकी वजह से बोल्शेविक पार्टी के ये लोग अगेंस्ट धीरे धीरे होने लगे। तो सिविल वॉर फाइनली इस तरीके से जीत तो लिया था। अब देखते हैं कि सिविल वॉर जीत लिया, बोल्शेविक गवर्नमेंट अब प्रॉपर एस्टेब्लिश हो गई है, सारे रेवोल्यूशन ख़त्म हो गए हैं, और जो भी विरोधी थे, विरोधी मतलब कौन कौन से, बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी थी जैसे रेडिकल्स है, लिबरल्स है, जो कोई भी बोल्शेविक पार्टी का या सोशलिस्ट के जो भी विरोधी थे वो सारे अब दूर हट चुके हैं। सिविल वॉर के बाद वापस से पूरा कंट्रोल रशियन एम्पायर पर बोल्शेविक पार्टी का व्लादिमीर लेनिन हेड हैं, उनके पास आ चुका है। तो अब आती है असली चीज़
क्या इस बोल्शेविक पार्टी ने वैसा किया जैसा करने के लिए ये सारा सब कुछ इन्होंने रिवॉल्यूशन किया, अपनी सरकार बनाई, लोगों का सपोर्ट लिया। तो अब ज़रूरत थी रशिया को, वास्तव में रशिया में सोशलिस्ट सोसाइटी बनी या नहीं बनी, या जैसा सोशलिस्ट कहते थे कि सरकार के कंट्रोल में सब कुछ होना चाहिए, पब्लिक को सारी सुविधाएं सरकार को ही देनी चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो आखिर रशिया को प्रॉपर सोशलिस्ट सोसाइटी कैसे बनाया या नहीं बनाया, चलिए देखते हैं। तो हम देखेंगे कि रशिया में सोशलिस्ट सोसाइटी कैसे बनी। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है मेकिंग ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी। सोशलिस्ट सोसाइटी की मेकिंग होनी है अब, यानी बोल्शेविक गवर्नमेंट बन चुकी है, प्रॉपर एक सोशलिस्ट गवर्नमेंट बन चुकी है। पूरे रशिया में सोशलिस्ट जो फीलिंग है वो बहुत अच्छे से पॉपुलर है, लोगों का खूब सपोर्ट है, सरकार भी बन गई है। तो अब सोशलिस्ट जो कहते थे कि सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए सोशलिज्म के अकॉर्डिंग, कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, बैंक नेशनलाइज होने चाहिए, लोगों को अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ, ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। क्या ये सारी चीज़ें बोल्शेविक गवर्नमेंट ने की या नहीं की, या रशिया में आगे चल के उन्होंने सोशलिस्ट सोसाइटी बनाई या नहीं बनाई, वो अभी हम यहाँ पर हमको पता चल जाएगा कि क्या किया उन्होंने। देखिए, जब बोल्शेविक पार्टी की गवर्नमेंट बनी तो उन्होंने पूरे सिविल वॉर के दौरान भी क्या किया, बैंक्स एंड इंडस्ट्रीज केप्ट नेशनलाइज्ड। बैंक्स और इंडस्ट्रीज़ को नेशनलाइज्ड रखा गया, यानी पूरी तरह सरकार के कंट्रोल में रखा गया ड्यूरिंग द सिविल वॉर। सिविल वॉर के दौरान भी जो भी बैंक्स थी और इंडस्ट्रीज़ थी, इन सभी को सरकार के कंट्रोल में रखा गया। यानी यहाँ से हमें ये समझ आता है कि सोशलिस्ट सोसाइटी बनाने की शुरुआत बोल्शेविक पार्टी ने यहीं से की थी कि बैंक्स को नेशनलाइज किया, उसके साथ साथ जो भी फैक्ट्रीज़ थी, जो भी इंडस्ट्रीज़ थी, उनको भी नेशनलाइज्ड कर दिया। यानी सभी फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ जो थी वो किसी प्राइवेट, जैसे आज बहुत सारी प्राइवेट कंपनी आपको दिखाई देती है हमारे देश में या बाकी के देशों में भी, तो वहाँ अब कोई प्राइवेट कंपनी नहीं थी, कोई प्राइवेट इंडस्ट्री नहीं थी, सभी सरकारी कंट्रोल में थी। केप्ट नेशनलाइज्ड ड्यूरिंग द सिविल वॉर के दौरान भी ये नेशनलाइज्ड ही रही और आगे भी इनको नेशनलाइज्ड ही रखा गया। यहाँ से ये शुरुआत हुई। उसके बाद आती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ की। युद्ध बहुत हो गया, रेवोल्यूशन बहुत हो गया, वर्ल्ड वॉर 2 भी सारी चीज़ें अब सब निबट चुकी हैं। अब ज़रूरत थी किस चीज़ की, वर्ल्ड वॉर 1 भी फ्री हो चुके ये लोग। अब ज़रूरत थी इस चीज़ की कि कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाया जाए। जब तक इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं बढ़ेगी तब तक काम नहीं चलेगा। यानी इकोनॉमी को ग्रो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पूरी दुनिया इंडस्ट्रियल रेस में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही थी और रशिया को भी इसके लिए कुछ करना था। इसीलिए क्या किया, 5 ईयर प्लान्स were introduced for इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए 5 ईयर प्लान, यानी जो 5 वर्षीय योजनाएं, यानी पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं वो इंट्रोड्यूस्ड की गई। अब यहाँ कुछ चीज़ें सोचने वाली हैं। देखिए, 5 ईयर प्लान्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ये था कि जो भी इकोनॉमिस्ट थे उस समय रशिया के, और जो भी ऑफिशियल्स थे, जो अधिकारी थे, जो मिनिस्टर्स वगैरह थे बोल्शेविक गवर्नमेंट के, उन्होंने ये पूरा एनालिसिस किया कि कंट्री में सबसे पहले इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए किन चीज़ों को ग्रो करने की ज़रूरत है, कहाँ पर पैसा लगाने की ज़रूरत है। जैसे आप ऐसे समझें, कोई भी देश हो या कोई फैमिली ही क्यों ना हो या कोई व्यक्ति ही क्यों ना हो, अगर उसको अपनी ग्रोथ करनी है, इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, तो पहले उसे अपने टारगेट्स सेट करने होते हैं कि उसको पैसा किस चीज़ में लगाना है। अगर आपके पास पैसा लिमिटेड है, ठीक है, आपके पास पैसा लिमिटेड है और आपको कई सारे काम करने हैं,
तो आप पैसा उस काम में लगाएंगे जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, जिससे आपको क्या हो, सिर्फ पैसा लगे ही नहीं बल्कि वो पैसा वापस भी तेज़ी से आए और उससे आपको रिटर्न भी मिले, आपकी ग्रोथ भी हो जाए। तो आप सबसे पहले पैसा उस चीज़ में लगाना शुरू करेंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही कोई भी देश होता है तो वो अपनी इकोनॉमिक वेल्थ के लिए अपने टारगेट्स सेट करता है कि ये वाला सेक्टर कमज़ोर है तो हम सबसे पहले इसको बढ़ाएंगे। तो उस समय क्या था कि पूरी दुनिया में जो भी कंट्रीज़ थी वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ सबसे तेज़ी से कर रही थी, और शुरू से मैंने आपको बताया था कि रशिया में इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो थी वो काफ़ी स्लो थी। अगर हम कंपैरिजन करें बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ की अपेक्षा के कंपैरिजन में, यूरोप में रशिया में फैक्ट्रीज़ ऑलरेडी कम थी, इंडस्ट्रीज़ जो की ग्रोथ जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी बाकी के यूरोपियन कंट्रीज़ में। तो रशियन गवर्नमेंट ने सबसे पहले डिसाइड किया कि उनके पास इस समय जो भी पैसा है वो सबसे ज़्यादा किस में लगाएंगे, फ़िलहाल टारगेट करेंगे इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए। तो इसके लिए क्या किया कि 5-5 साल का टारगेट लिया, यानी कि 5 ईयर का एक टारगेट लिया कि 5 साल में हमें रशिया में इतनी इंडस्ट्रीज़ ओपन करनी है, कौन कौन सी, कोल की करनी है, ऑयल की करनी है, आयरन की करनी है, किस चीज़ की करनी है, ये सारी चीज़ें प्लान की गई, किस में कितना पैसा लगाना पड़ेगा, किस तरीके से सारी चीज़ें काम करेगी और अगले 5 साल में हमें इतनी ग्रोथ अचीव कर लेनी है, उस हिसाब से हमें कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, कितने इनपुट्स लगाने पड़ेंगे, इन सारी चीज़ों को प्लान किया गया। तो इस तरीके के प्लान को जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बनाए गए, और ये 5 ईयर्स के लिए होते थे, यानी 5 साल के अंदर एक टारगेट सेट किया जाता था इकोनॉमिक ग्रोथ का कि 5 सालों में नेक्स्ट अगले 5 ईयर में हम इतना पैसा लगाएंगे और हमें इतना ग्रोथ अचीव करना है, ये टारगेट सेट किए गए। तो इनको बोला गया 5 ईयर प्लान्स। और यहीं जब इंडिया फ्री हुआ 1947 में, उसके बाद 1951 से इंडिया में, यानी रशिया का ये जो कॉन्सेप्ट था इंडस्ट्रियल ग्रोथ का, इकोनॉमिक ग्रोथ का, यही कॉन्सेप्ट उठा करके इंडिया में भी लाया गया। यानी उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, तो 1951 में इंडिया में भी फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है लॉन्च किया गया। बल्कि अभी 2014 से पहले, यानी 2014 से पहले, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले भारत में भी एक प्लानिंग कमीशन था जिसको योजना आयोग कहा जाता था, और वो भारत में भी इसी तरीके से, जैसे रशिया में बिल्कुल इसी तरीके से तब से लेके और अब तक 2014 तक इंडिया में भी सरकार जो है कंट्री की ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए पैसा इसी तरीके से सारा सेट करती थी, किससे 5 ईयर प्लान भारत ने भी चलाए। और ये कॉन्सेप्ट कहाँ से अडॉप्ट किया था? रशिया से ही अडॉप्ट किया गया था इंडिया में भी। हालांकि प्लानिंग कमीशन का सिर्फ नाम चेंज हुआ है, मोदी जी आए, उन्होंने इसका नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया, इसमें कुछ और चेंजेस किए हैं, लेकिन काम करने का तरीका अब भी ऑलमोस्ट वही है। यहाँ भी टारगेटेड प्लान्स बनाए जाते हैं, सेट किए जाते हैं, ठीक है। तो 5 ईयर प्लान्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा रशिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में। 5 ईयर प्लान्स बनाए गए इकोनॉमिक ग्रोथ में, और शुरू के जो 5 ईयर प्लान थे, यानी 2 5 ईयर जो प्लान थे, उसमें टारगेट रखा कि रशिया को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ करनी है। सरकार ज़्यादा से ज़्यादा पैसा शुरू में किस में लगाएगी? इंडस्ट्रीज़ में लगाएगी। तो शुरू के जो 2 5 ईयर प्लान थे, शुरू के जो 2 5 ईयर प्लान थे, उनमें सारा पैसा रशिया ने किस में लगाया? ये जो बोल्शेविक गवर्नमेंट थी, सारा पैसा इंडस्ट्रियल ग्रोथ में, इंडस्ट्रीज़ को खड़ा करने में लगाया। उसका रिजल्ट ये हुआ कि 1933 तक रशिया में ऑयल, कोल एंड आयरन, ऑयल, कोल और आयरन का जो प्रोडक्शन है वो 100% तक इंक्रीज़ हो गया। ऑयल, कोल और आयरन का जो प्रोडक्शन है वो कितना इंक्रीज़ हुआ? 10%, 20%, 30% नहीं, पूरे 100% तक की इंक्रीमेंट उसमें हुआ। यानी इतना ज़्यादा प्रोडक्शन वहाँ अब स्टार्ट हो गया, और इंडस्ट्रीज़ बहुत तेज़ी से ग्रो अब करने लगी थी। नई नई फैक्ट्री सिटीज़ डेवलप होने लगी थी, जहाँ पहले केवल मॉस्को, सेंट पीटरबर्ग्स, केवल कुछ एक शहर थे रशिया में जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ होती थी, लेकिन अब रशिया में बहुत सारे नए इंडस्ट्रियल सिटीज़ डेवलप होने लगे। अगले 10 सालों में बहुत तेज़ी से इंडस्ट्री रशिया की डेवलप हुई, बोल्शेविक गवर्नमेंट ने उनको डेवलप किया। इसके अलावा और क्या क्या किया वो भी देख लेते हैं। एक तरफ ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई, नए नए इंडस्ट्रियल शहर बने, लेकिन इसका एक नुकसान भी हुआ। इसका एक नुकसान ये हुआ कि जितनी तेज़ी से इंडस्ट्रीज़ बन रही थी, केवल 3 साल के अंदर ही एक आयरन का प्लांट बना करके खड़ा कर दिया रशिया में। इतनी तेज़ी से काम चल रहा था, इंडस्ट्रीज़ इतनी तेज़ी से खड़ी हो रही थी। अब इतनी तेज़ी से जब इंडस्ट्रीज़ बनेंगी, नए नए इंडस्ट्रियल एरियाज़ बनेंगे, उनमें काम करने के लिए लोग भी बहुत सारे आएंगे। सरकार का सारा ध्यान इस समय केवल इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने में था।
था। तो जितनी तेज़ी से फैक्ट्रीज़ बन रही थी, इंडस्ट्रीज़ बन रही थी, उनमें काम करने वाले वर्कर्स की संख्या बढ़ती जा रही थी, लेकिन वर्किंग कंडीशन लगातार ख़राब होती जा रही थी। तो अब ध्यान देना था कि इंडस्ट्रीज़ तो बन गई, फैक्ट्रीज़ बन गई, ग्रोथ चालू हो गई, लेकिन जिस वजह से या जिन लोगों ने बोल्शेविक पार्टी बनाई, इनका साथ दिया, कौन? वर्कर्स और पीजेंट्स, यानी किसान और वर्कर। अभी उनकी हालत में सुधार करना बाकी था। उनकी कंडीशन इतनी ख़राब थी कि विंटर सीजन में जब -40 डिग्री का टेम्परेचर होता था सेंट पीटर्सबर्ग में, तो जो वर्कर्स होते थे उनको, उनके जो क्वार्टर्स थे या जहाँ पर वो रहते थे, तो उन्हें अगर टॉयलेट करने के लिए भी जाना होता था तो ऐसे भयंकर ठंड में, विंटर सीज़न रशिया की बहुत ज़बरदस्त होती थी, तो क्या -40 डिग्री के टेम्परेचर में उनको उतर के आना होता था। कहाँ से? टॉयलेट करने के लिए भी 4th फ्लोर से, यानी 4थी मंजिल से ऊपर उतर के आएगा नीचे सड़क तक, उसके बाद वहाँ जा कर के वो टॉयलेट के लिए जाएगा। तो ये कंडीशन थी, यानी कि हर फ्लोर पर प्रॉपर टॉयलेट, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन की व्यवस्था नहीं थी। ये एग्जांपल ये बताता कि एक तरफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन वाटर सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी है, सैनिटेशन है, एजुकेशन है, वर्कर्स के रहने और खाने की जो व्यवस्था है वो अभी बढ़िया नहीं थी शुरुआत के 2 प्लान्स के दौरान, क्योंकि सरकार का सारा फोकस केवल इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता, जैसे जैसे प्रोग्रेस आगे बढ़ती गई, जैसे जैसे समय बीता, गवर्नमेंट ने क्या किया? वर्कर्स के लिए क्वार्टर्स बने। क्या बने? क्वार्टर्स। क्वार्टर्स वर मेड बाय द गवर्नमेंट made by the government for workers in the factories। फैक्ट्री के कंपाउंड में ही, मतलब जिस एरिया में फैक्ट्री लगी होती थी उसी एरिया में सेटलमेंट्स या क्वार्टर्स बना दिए गए थे वर्कर्स को रहने के लिए। ये एक अच्छी व्यवस्था हो गई। अब वर्कर्स को कहीं पर रेंट पे भी या शहर में कहीं पर भी रहने के लिए इधर उधर रूम ढूंढना, मकान ढूंढना, किराए का, ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं थी। यानी जिस फैक्ट्री में वो काम करेंगे उस फैक्ट्री में उनको रहने की जगह भी मिलेगी, वहाँ पर उनको खाना भी मिलेगा। वहाँ अब केवल क्वार्टर ही नहीं थे, वहाँ प्रॉपर डाइनिंग हॉल भी बनाए गए। यानी फैक्ट्री में मैस बनने लगी। आपने मैस का नाम सुना होगा, जो भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती थी, तो वहाँ एक बड़ा सा डाइनिंग हॉल होता था और काम करने के बाद वर्कर्स को दोनों टाइम का खाना, वो वहाँ प्रॉपर टेबल वगैरह सब बढ़िया से लगी रहती थी, वहाँ बैठ करके वो खाना खाते थे। यानी फैक्ट्री की तरफ से ही रहना है, उन्हें कोई पैसा किराए के लिए अलग से मकान नहीं ढूंढना है, फैक्ट्री की तरफ से क्वार्टर मिले हुए थे, वहाँ पर वो रहेंगे। ठीक, फैक्ट्री के कंपाउंड में ही बहुत सारे रूम्स, बिल्डिंग्स बना दी जाती थी। जैसे मान लीजिए अपना स्कूल है तो यहाँ ये अकोमोडेशन बना हुआ है, तो यहाँ कुछ टीचर्स जो बाहर के हैं वो यहाँ पर रहते हैं आराम से स्कूल कंपाउंड में ही। ऐसी फैक्ट्रीज़ में क्वार्टर्स बना दिए गए थे, तो वर्कर्स वहीं रहते थे। साथ में उनको खाना पीना वहाँ का ही, फैक्ट्री में ही डाइनिंग हॉल भी बनाए गए, वहाँ पर वो खाना भी उनको वहीं से प्रोवाइड होता था। ठीक है, और वेजेस में उनकी सुधार किया गया, तो ये सारे काम किए गए थे। दूसरी चीज़ आती है कि चलो वर्कर्स का काम हो गया, अब वर्कर्स के अलावा और क्या क्या चीज़ें हुई। स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ ऐसे अरेंजमेंट किए गए कि जिससे वर्कर्स और पीजेंट्स, यानी जो फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं और जो किसान हैं, उनके बच्चे भी फैक्ट्रीज़ में, स्कूल में, कॉलेजेस में पढ़ने जा सकें। इसके लिए किया ये कि जो फैक्ट्री, जो यूनिवर्सिटीज़ थी, कॉलेजेस थे, स्कूल्स थे, ये भी सब सरकार के कंट्रोल में थे। अब आप जानते हैं कि सरकारी स्कूल कॉलेजेस की फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो सस्ती और अच्छी शिक्षा लोगों को प्रोवाइड कराई गई। इनके ऐसी व्यवस्थाएं की गई जो किसान और वर्कर्स के बच्चे भी जो आराम से अच्छे स्कूल, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ सकें। तो स्कूल्स मिल गए, बढ़िया खाने पीने की व्यवस्था हो गई, रहने की व्यवस्था हो गई, तो अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। सोशलिस्ट सोसाइटी प्रॉपर धीरे धीरे डेवलप कर रही है, जैसा उन्होंने सोचा था कि ऐसा होना चाहिए, सब कुछ सरकार की तरफ से लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक, इसके अलावा और क्या किया गया, वो ये कि चीप हेल्थ केयर वॉज प्रोवाइडेड, यानी सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं, यानी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से, यानी बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खोले गए जिनमें लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता था, या फिर बहुत ही लोअर कॉस्ट पर, यानी बहुत ही कम पैसों में लोगों का इलाज होता था। तो ये सरकारी अस्पताल वगैरह इस तरह की सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई, जिसमें बहुत कम पैसों में किसान, वर्कर वगैरह ये लोग अपना इलाज करा सकते थे। स्कूल्स भी सरकार की तरफ से खोले गए जहां बच्चों को पढ़ाया जाता था, और साथ में वुमेन वर्कर की कंडीशन में सुधार के लिए एक बड़ा अच्छा काम किया गया। वो ये किया गया कि जो भी वुमेन वर्कर थी उनके लिए फैक्ट्री कंपाउंड में जैसे क्वार्टर बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं, ऐसे ही वहाँ पर बनाए गए क्या, क्रैशेज़। क्या बनाए गए? क्रैशेज़। यानी फैक्ट्री के
इसको बोलते हैं क्रैशेस। ठीक, क्या बनाए गए? क्रैशेस। क्रैशेस का मतलब होता है एक ऐसा कमरा बनाया गया, एक ऐसे रूम्स बनाए गए जो वुमेन वर्कर है जिनके बच्चे थे, जो अपने बच्चों को साथ लेकर के जाती थी फैक्ट्री में जब काम करने जाती थी। अब अगर मान लीजिए बच्चा है साथ में छोटा, 1 साल 2 साल 2.5 साल का 3 साल का बच्चा है, तो वो परेशान तो करेगा ही, काम कैसे करेंगी। तो इस चीज़ को सुधारने के लिए क्या किया कि जो भी महिलाएं थी जिनके साथ बच्चे होते थे और वो फैक्ट्री में काम भी करती थी, उनके लिए क्रैशेस बनाए गए, यानी ऐसे रूम्स बनाए गए जिसमें वो महिलाएं जाती थी, अपने बच्चों को वहाँ छोड़ देती थी, वहाँ उन बच्चों को देखभाल करने के लिए कुछ लोग होते थे और बच्चे वहाँ पर उनके खेलते थे, या वहाँ पर वो बच्चों को लिटा सकती थी, सुला सकती थी, बच्चे वहाँ पर खेलते थे। इस तरीके से एक अलग पोर्शन फैक्ट्री में बना हुआ होता था जिनको कहते थे क्रैशेस, और वो वुमेन वर्कर जो है वो आराम से अपना काम कर सकती थी। तो ऐसे क्रैशेस जो हैं, इसको क्रैशेस बोलते हैं। तो क्रैशेस बनाए गए। क्रैशेस को हिंदी में बोलते हैं शिशु गृह, यानी एक ऐसा रूम, एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ सिर्फ बच्चों को रखा जाता हो, उनकी देखभाल की जाती हो। ठीक है, तो क्रैशेस बनाए गए वुमेन वर्कर के लिए, जिससे वो अपने साथ बच्चों को भी फैक्ट्री ले जा सकें, वहाँ पर बच्चों को रखें, अपना काम करते ना, बीच बीच में उनको बच्चों को भी वो देखती रह सकें। तो ये सारे कुछ जो हैं तेज़ी से सुधार किए गए सोशलिस्ट सोसाइटी की तरफ बोल्शेविक गवर्नमेंट ने अपने कदम बढ़ा दिए थे। तो हम देख रहे हैं फिलहाल सब कुछ अच्छा हो रहा है, सारी चीज़ें सरकार के कंट्रोल में, सारी इंडस्ट्रीज, स्कूल्स, हॉस्पिटल, सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में, और गवर्नमेंट लोगों को सारी चीज़ें प्रोवाइड भी लगातार करा रही है। केवल एक जगह थोड़ा सा ड्रॉबैक है, वो ये ड्रॉबैक है कि जितनी तेज़ी से फैक्ट्रीज बढ़ी उतनी तेज़ी से वर्किंग कंडीशन अभी अच्छी नहीं हुई है। कुछ एक शहर ऐसे हैं जहां वर्कर्स की कंडीशन काफ़ी अभी भी ख़राब हैं। देखो यहाँ इस पेज पे आपकी बुक में कुछ पिक्चर्स दिए हैं, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। देखिए ये दिया चिल्ड्रन एट स्कूल इन सोवियत रशिया इन द 1930s। 1930s के दौरान सोवियत रशिया में इस तरीके के बच्चों के लिए स्कूल बनाए गए जहाँ उनको पढ़ाया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। और दूसरा एक ये पिक्चर है, ये पिक्चर है डाइनिंग हॉल की, कि फैक्ट्रीज़ में इस तरीके के डाइनिंग हॉल बनाए जाते थे। यहाँ सारे जो टेबल्स लगे हुए हैं, यहाँ फैक्ट्री के सारे वर्कर्स लंच टाइम में एक साथ बैठकर खाना खाते थे। तो वर्किंग कंडीशन में काफ़ी सुधार किया गया था। दूसरा एक ये वो तस्वीर है उनकी जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ की, एक सिटी थी मैग्नीटो वर्क्स। तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ बहुत तेज़ी से डेवलप हुई, तो यहाँ पर जो वर्कर्स, एक वर्कर दिखाया गया, बेसिकली बच्चा ये, तो इन एरियाज़ में कुछ स्थिति वर्कर्स की अच्छी नहीं है, बाकी सारी चीज़ें बेहतर हुई हैं। तो सोशलिस्ट सोसाइटी काफ़ी हद तक बिल्डअप करने में कामयाब हो गई थी सोशलिस्ट गवर्नमेंट। लेकिन क्या ये सारी चीज़ें ऐसी ही बनी रही? अभी तो जो कुछ आपने सुना वो सब अच्छा ही लग रहा है, अरे वाह सरकार सारी चीज़ें दे रही है। क्या वास्तव में ये सारी चीज़ें सक्सेसफुल थी, या इसके अलावा कुछ नेगेटिव भी हुआ, या कुछ ऐसा हुआ जिससे ये जो सोशलिस्ट का आइडिया था वो बहुत ज़्यादा आगे कामयाब रहा, नहीं रहा, कुछ गड़बड़ हुई, क्या रहा, या सरकार ने कुछ गलत काम भी किए, या कुछ एक्सेस किया सोशलिस्ट बनने के चक्कर में? वो सारी चीज़ें जानने के लिए आपको अगला लेक्चर देखना होगा। ठीक है, तब तक जो पढ़ाया है उसको पढ़ें, समझें, कोई चीज़ समझ ना आए मुझसे पूछ लें, आपकी जो भी क्वेश्चन, जो भी क्वेरीज होंगी मैं उनको ज़रूर सॉल्व करूँगा।